नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रदेश के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। नीलकंठ तिवारी जी बनारस से विधायक हैं, जो प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है। वहां पर क्या विकास हुआ और पूरे प्रदेश में पर्यटन के लिए क्या हो रहा है, आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काटकर पार्टी ने 17वीं विधानसभा के लिए वाराणसी दक्षिण से युवा चेहरा नीलकंठ तिवारी को मैदान में उतारा और करीब 16,000 की लीड से जिस तरह से वो जीते, उन्होंने पार्टी को सही साबित करके दिखाया। नीलकंठ के खिलाफ कांग्रेस और एसपी के गठबंधन ने पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्र को मैदान में उतारा था। वाराणसी की 8वीं विधानसभा में कड़ा मुकाबला दक्षिण सीट पर ही हुआ। माना जाता है कि नीलकंठ प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक ही हैं और इसीलिए उनको टिकट दिया गया था। गांव के परिवेश से आकर नीलकंठ ने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से बीएससी और एलएलबी किया। इसके बाद वो एकात्म मानवता और सामाजिक अभियांत्रिकी विषय में पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं। हरिश्चंद्र कॉलेज से ही उन्होंने सियासी जीवन की शुरुआत की थी। 1989 में वो छात्र संघ में महामंत्री बने थे। नीलकंठ तिवारी पेशे से वकील हैं और वो सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो कामकाज संभाल चुके हैं। इस समय वो बीजेपी काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। वो मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। नीलकंठ के पिता ओमकार नाथ तिवारी पुलिस विभाग में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। माँ लाली देवी गृहिणी है। नीलकंठ का परिवार इन दिनों खोजवा के सुदामापुर में रहता है। सहारा न्यूज ब्यूरो, वाराणसी। अभी आपने देखा डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का राजनीतिक जीवन, एक संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। डॉक्टर साहब, हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ आपका राजनीतिक जीवन रहा है। कहाँ से शुरुआत की और आज आप प्रदेश के मंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग संघ के स्वयंसेवक के नाते और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते एक वैचारिक अधिष्ठान के साथ काम करना शुरू किए और छात्र जीवन से ही एक डिटर्मिनेशन के साथ काम प्रारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में यूथ बीजेपी के नगर के अध्यक्ष के नाते काशी के, फिर विधि प्रकोष्ठ के विभिन्न दायित्वों में काम करने के नाते काशी क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसके उपाध्यक्ष के नाते एक कार्यक्रम जो संगठन ने दिया और दायित्व दिया उसको लेकर के काम किए। कचहरी में अधिवक्ता जो हमारा पेशा है, उस पेशा में भी पूर्वांचल के जो सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है, सेंट्रल बार एसोसिएशन, उस समय एक कम उम्र में ही हम लोग बार के अध्यक्ष के नाते काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सभी अनुभव थे। उस अनुभव को लेकर के एक संघर्ष भी कह लीजिए, समाज जीवन से जुड़ने का विभिन्न आयाम और अवसर भी कह लीजिए, और समाज के लिए समाज के समस्याओं को लेकर के लड़ने संघर्ष करने का ये भाव भी ले लीजिए। उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े और जीवन में था कि समाज के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहना है। डॉक्टर साहब, अधिवक्ता के रूप में बनारस में आपकी काफ़ी पहचान थी, बल्कि ये हम कहें कि पूर्वांचल में काफ़ी बड़ी पहचान थी। सेंट्रल बार एसोसिएशन बड़ी बार एसोसिएशन है बनारस की। साथ में सबसे कुख्यात अपराधी ब्रजेश सिंह के भी आप वकील रहे, तो हमेशा एक चर्चा में भी आप रहते थे। तो कहीं एक विरोधाभास नहीं लगा कि पार्टी की राजनीति, कहीं छवि ब्रजेश सिंह की और पार्टी कहीं विरोधाभास या कोई ऐसा प्रभावित हो रहे हो आप? देखिए, क्या होता है, हम उनके तो कभी वकील एज ए डायरेक्ट तो रहे नहीं, लेकिन हम लोग फौजदारी के वकील रहे। विभिन्न लोग जो भी हमारे क्लाइंट के रूप में रहे, तो हम लोग, वो हमारा पेशा है, अधिवक्ता का पेशा है। हमारे साथ हम अधिवक्ता हैं, वो हमारे क्लाइंट जो भी ऐसे व्यक्ति आए, इन सभी व्यक्तियों के साथ हमारा बस एक लाइन, एक सीमा रेखा के साथ ही उनसे संबंध थे, जिसको आप कह सकते हैं फिडुशियरी रिलेशन है, जो भी कह सकते हैं, एक आर्थिक पेशा के तौर पर हमारा संबंध था और कोई विषय नहीं था। क्या बचपन में आप ये जानते थे कि राजनीति में आप आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस मुकाम तक पहुँचेंगे? स्वाभाविक रूप से जब आदमी बचपन में रहता है तो माता पिता या परिवार के लोगों में भाव रहता है कि एक
हमारा लड़का किसी योग्य नौकरी में आ जाए, जॉब पा जाए और वो अपना काम करे, परिवार सुटेबल रूप से चले। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ। माता पिता के भाव था। मैं जब बीएससी किया तो बीएससी करने के बाद मेडिकल का भी मैंने तैयारी किया, मेडिकल के लिए परीक्षाएं दी, सिलेक्शन भी हुआ एक जगह। लेकिन उसमें आर्थिक स्थिति कह लीजिए, जो भी विषय था, चूँकि बड़ा एक हैंडसम अमाउंट लगता था, तो गांव के लोग, हम लोग गांव के रहने वाले थे, तो लोगों में भाव था कि इतना पैसा बर्बाद या जो भी करना नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ने लगा, फिर आईएएस की कोचिंग भी किया। उसके लिए हमारे कई मित्र, हमारे साथ पढ़ने वाले कई मित्र सचिवालय में आज भी मेरे साथ मतलब कि विभिन्न विभागों में आईएएस हैं, पीसीएस ऐसे करके हैं, जिनके साथ मैं तैयारी शुरू किया था। ऐसे करके काम किया। फिर अचानक छात्र राजनीति की तरफ एक तरह झुकाव हुआ और मैं छात्र संघ का महामंत्री बना। विद्यार्थी परिषद से जुड़ा ही था और उस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते अब एक कारवां राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ गया। और दायित्व को लेकर के लोग काम करते हैं, किसी का काटना, किसी को जोड़ना, ये सब विषय नहीं है। हमारे यहाँ दायित्व का निर्धारण होता है और आदरणीय मोदी जी और संगठन पूरा विश्वास किया हमारे ऊपर, हमको टिकट दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके कृपा से, उनके संसदीय क्षेत्र में और बाबा विश्वनाथ के धाम में दक्षिण विधानसभा, जो पूरे उत्तर प्रदेश का कह लीजिए एक तरह से आध्यात्मिक केंद्र भी है और उत्तर प्रदेश की श्योर 60 सीट मानी जाती है, वहाँ से मुझे टिकट मिला। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा कृपा से, अमित भाई शाह जी के अनुकंपा कृपा से मैं विधायक हुआ। विधायक होने के बाद मंत्री हो गया। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर प्राप्त। डॉक्टर साहब, पूर्वांचल काफ़ी अपराध ग्रसित क्षेत्र माना जाता था, अब तो हालांकि कम हुआ है। उसमें ऐसा माना जाता था जो युवा आपके पास आते थे या अपराध में लिप्त हो जाते थे, आप उनको काफ़ी समझाते थे कि आप ये क्राइम है, इससे दूर रहिए। उसका नतीजा ये भी था, वहाँ पलायन भी काफ़ी हुआ, लोग मुंबई चले गए, लोग दिल्ली चले गए, अपराध के कारण जो अच्छे लोग थे वो बाहर चले गए। तो आपको लगता है अब जो हालात हैं पूर्वांचल के, उनमें कितना सुधार आया है? सुधार पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, आपको बताऊँ, मैं व्यापारियों के कार्यक्रम में जाता हूँ और जो हमारी विधानसभा है पूर्वांचल के व्यापार का हृदय है। हर प्रकार के थोक मंडी हमारे यहाँ, दवा का है, सोने चांदी का है, साड़ी का जो विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी हमारे विधानसभा में केंद्र है वहाँ पर, और भी जो भी बड़े बड़े केंद्र हैं। दवा का पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र है, गल्ला का सबसे बड़ा केंद्र है, मसाले का, किराने का सबसे बड़ा केंद्र है, दीनानाथ गोला। ऐसे बड़े बड़े केंद्र हैं जो थोक के व्यापार के हमारे विधानसभा में पड़ते हैं। मैं व्यापारियों के कार्यक्रम में जाता हूँ, जो पहला प्रश्न मेरा होता है, मैं उनसे ही करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि आप कोई बता दे कि गुंडा टैक्स यदि कोई मांग रहा हो, वो हमको जरूर बताएं। ताज्जुब होगा आपको। मैं चूँकि फौजदारी को उकील रहा हूँ, अब मेरे अनुभव में बात आई है, सीधे अनुभव में आई है कि जेल में रहने वाला अपराधी, बाहर घूमने वाला अपराधी, प्रत्येक दुकानदार से, चिकित्सक से, पिछली सरकार में जैसे कि सरकार द्वारा पोषित अपराधी, अपराध तंत्र ऐसे करके था, वो गुंडा टैक्स मांगता था और बड़ी रकम मांगता था, हत्याएं होती थीं। आज आपको बताएं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल पूरी तरह से अपराध मुक्त। डॉक्टर साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। डॉक्टर साहब, राज सांस्कृतिक पुरस्कार की घोषणा सरकार करने वाली है, ये क्या पुरस्कार है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, आपको मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश जो हम लोग स्लोगन देते हैं पर्यटन में कि यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश अद्भुत कल्चरल हेरिटेज का केंद्र रहा है। यहाँ पर गांव-गांव में संस्कृति के आधार मिलते हैं। यहाँ पर आप संस्कारों से जुड़ी हुई संस्कृति है, त्योहारों से जुड़ी हुई संस्कृति है, ऋतुओं से जुड़ी हुई संस्कृति है, हर प्रकार की संस्कृति आपको मिलेगी। और संगीत भी मिलते हैं, गीत भी मिलते हैं, संस्कृति के साथ साथ गीत भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश में मिलेगा कि सोहर गान होता है, एक गीत का प्रचलन हो गया। मुंडन गीत होती है हमारे यहाँ, जब शादी करने लड़का जाता है तो परछावन गीत होती है, एक परछावन की परंपरा है। जब घर से निकलता है उसकी माँ परछावन करती है, और आप देखे होंगे बड़ी अच्छा आनंदित विषय आपको बताऊंगा। पूरी परंपराएं भारत में, उत्तर प्रदेश में भरी पड़ी हैं, संस्कृति का केंद्र भरे पड़े हैं।
ऐसे संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए उनको उत्साहित करना आवश्यक है, उत्साहित करना आवश्यक है। ऐसे लोगों को अलग अलग तरीके से हम लोग उत्साहित करने का कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बनारस से विधायक हैं और मंत्री का दायित्व है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम हुए जिनको हम एक ऐतिहासिक तौर पर गिना सकें लोगों को? एक चीज़ पहले जान लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने काशी के विकास का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने काम नहीं किया, हर काम किया। बाबा विश्वनाथ धाम 1916 में महात्मा गांधी जी जब बीएचयू के लोकार्पण पर गए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, आप रिकॉर्ड रूम में देख लीजिएगा, उन्होंने उद्बोधन किया था, अंग्रेजी में स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि हम अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन क्या हम एक दिन पहले विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कल गया था विश्वनाथ जी, मैंने देखा गंदा है, सकरा है। ये 1916 में बोला उन्होंने, और उस 1916 के बापू के भाव को किसी ने समझा नहीं, किसी ने उस पर काम नहीं किया। उनके नाम को बेच करके कांग्रेस 50 साल 60 साल तक सरकार में रही, लेकिन कभी उस पर काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बापू के उस भाव को लेकर के विश्वनाथ धाम का काम शुरू किया। आज अद्भुत, भव्य और दिव्य बना है। आज की तारीख में वहाँ 1 लाख के आसपास फुटफॉल है, और आने वाले दिनों में जब उस भव्य और दिव्य स्वरूप, आज काम की प्रगति एकदम अपडेट है, और हम इसी साल सितंबर अक्टूबर तक उसका लोकार्पण भी करा देंगे, भव्य और दिव्य। और जरा सोचिए उसके बाद पर्यटकों की क्या आवाजाही होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में सांसद हुए वहाँ के, या देश के प्रधानमंत्री हुए, सभी घाट टूटे हुए थे, लोग शौच के केंद्र बने हुए थे। 43 जगह पर सीवर के पानी गंगा जी में जाते थे, 43 जगह से। फक्र होता है और गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे लोक सेवक, ऐसे जनसेवक, ऐसे सांसद पा करके। उन्होंने क्या सोचते हैं, प्रत्येक घाट का उन्होंने डीपीआर बनाया। ऐसे 32 घाट जो टूटे थे सब बन गए। आज 80 से आप चढ़िए पैदल, एकदम बिना किसी अवरोध के राजघाट तक आ जाएंगे। सभी घाटों का सुंदरीकरण कर दिया। मल्टी मॉडल टर्मिनल, जल से व्यवसायिक गतिविधियों को जोड़ने के लिए, माल के ढुलाई के लिए करके हल्दिया तक के लिए पहला 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में। काशी में अभी आप जाएंगे जब, वहाँ देखेंगे एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट से बनारस का जो रास्ता हो, कभी घूम के आइए, आप भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं क्या, हम भारत में हैं क्या। कभी कभी विदेश की लुक आता है, इतना सुंदर बन गया। रिंग रोड परियोजना, कार्गो, पेरिसेबल कार्गो, टमाटर है, भिंडी है, मरचा है, ऐसे बहुत सी सब्जियां थी जो पेरिसेबल है, नष्ट हो जाती हैं। उसके लिए पेरिसेबल कार्गो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना करके वहाँ पर जा करके उसका लोकार्पण किया। पर्यटन हब आज बनारस बना हुआ है। पर्यटन के दृष्टि से गलियों का, वहाँ पर जो वार्ड है, हमारे यहाँ पुरानी काशी है, 100 साल 200 साल की वहाँ पर गलियाँ थी, पत्थर थे, उसके अंदर सीवर का पाइपलाइन है, उसके अंदर पानी का पाइपलाइन है। मुर्चा खा गए, जंग खा गए, लोगों के घर में पानी नहीं जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देखिए कितना माइन्यूटली सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सीवर का पाइपलाइन, सभी पानी का पाइपलाइन बदलो, गलियों का पत्थर बदलो, दीवालों को रंगवाओ, और इसको पर्यटन केंद्र को विकसित करो। डॉक्टर साहब, आप बनारस हैं और विधायक के रहते और अब मंत्री के रहते जिम्मेदारियां आपकी बहुत बढ़ गई हैं, और ये निश्चित रूप से कि जो बनारस में विकास हुआ वो एक अद्भुत है, सराहनीय है। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनारस के आगे भी बनती है। प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, संभावनाएं हैं। तो सरकार और आप ऐसे पर्यटन केंद्रों के लिए क्या कर रहे हैं कि वो पर्यटन केंद्र भी बनारस जैसे बन सके? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही आपको एक विषय कहा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश। एक भी स्थल पर लोग काम नहीं किए। अयोध्या को विकास से वंचित कर दिया गया और विवाद की भूमि बना दिया गया। जब हम लोग गए, आदरणीय योगी जी की सरकार बनी। आदरणीय योगी जी की सरकार बनने के बाद स्थिति जब देखी गई, नलियों में नालियां हैं नहीं, सड़कें हैं नहीं, न सड़क है कि नाली है समझ में नहीं आता था, दुर्गंध आता था। वहाँ पर हमारे देवतुल्य साधु महात्मा वहाँ पर अत्यंत दुर्दिन के शिकार थे। रामलला के रास्ते को बहुत खराब किया गया था, नहीं किसी योग्य नहीं था।
और ये नेता वहाँ जाते नहीं थे। आदरणीय योगी जी वहाँ गए, उसके विकास का खाचा खींचा और पहला काम उन्होंने किया कि इसके प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, पुनः प्रतिष्ठा लाना है, तो उन्होंने दीपोत्सव का कार्यक्रम लिया 2017 में। ब्रज क्षेत्र में आप चले जाइए, ब्रज क्षेत्र में 300 स्थलों पर पर्यटन विकास की योजनाएं हो चुकी हैं, लोकार्पित हो चुकी हैं। अद्भुत सुंदर सड़कें, अद्भुत स्थल, कुंडों की सुंदरीकरण, इसको लेकर के लाखों लाख सैलानी आ रहे हैं। प्रयाग आपसे भव्य और दिव्य कुंभ छुपा नहीं है, आप जरा ध्यान दीजिए। वह उसको इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद कहा जाता था। प्रयाग कौन नहीं जानता, तीर्थराज प्रयाग रोज लिखा जाता था। आगरा केवल ताजमहल के लिए जाना जाता था। नो डाउट ताजमहल हमारी धरोहर है, लेकिन आगरा में और भी चीज़ें हैं। वीर शिवाजी से जुड़ा हुआ वहाँ पक्ष है। शिवाजी महाराज को वहाँ पर औरंगजेब के दरबार में चले गए थे चैलेंज करने, तो उनको बंदी बना लिया गया था। लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करके उस बंदीगिरी को तोड़ते हुए सकुशल अपने पूरे सैनिकों के साथ आगरा से वो निकल गए थे। तो आगरा से जुड़ी हुई स्मृतियाँ उनकी है। पहली बार जो फर्स्ट व्यवसायिक केंद्र था उत्तर प्रदेश का, भारत का, वो आगरा था। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सूर्य की भूमि हुआ है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग उस पर लेकर के आगरा को छोड़ दिया गया। ऐसे करके विभिन्न स्थलों को हम लोग लेकर के उत्तर प्रदेश की प्रत्येक पर्यटन की संभावनाओं पर अभी हम आपको बताएं, हम लोग इको टूरिज्म को लेकर के भी गंभीर प्रयास कर रहे हैं। अभी पर्यटन विभाग और पर्यावरण विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा एक बैठक हुई संयुक्त रूप से, उसमें कमेटी फॉर्म की गई और जितने भी ऐसे इको टूरिज्म के केंद्र हैं उसको हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि उत्तर प्रदेश कितना रिच है टूरिज्म में। हमारे यहाँ जो चंद्रप्रभा जलप्रपात है, विश्व का 3रे नंबर का जलप्रपात है बड़ा, किसी ने उसको विकसित नहीं किया भैया, किसी ने काम नहीं किया। ये मेरी भी जानकारी पहली बार हो। उसको लेकर के हम लोग विकसित करने जा रहे हैं और इको टूरिज्म बोर्ड का भी रचना के बारे में हम लोगों ने वार्ता किया है, उसको लेकर के भी हम लोग आगे आने वाले हैं। ऐसे बहुत से काम टूरिज्म के क्षेत्र में प्रत्येक चीज को लेकर के, अध्यात्म को जोड़ करके, संस्कृति को जोड़ करके, अपने पूरे स्व को जोड़ करके, हमारा जो स्व है, देखिए विकास की जो परंपराएं होती हैं, विकास की जो चीज होती हैं, एक ही नारा है उसका, प्रत्येक देश का एक नारा। मैं भारत की नहीं बता, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, जितने देश हैं विकसित, सबका एक ही नारा है। विकास की का जो सूत्र है वह सूत्र है युगानुकूल देशानुकूल। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। तिवारी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पर्यटन में संभावनाएं बहुत हैं और पर्यटन का काफ़ी बढ़ावा भी आप दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? प्रयास नहीं कर रही है, काम कर रही है। कैसे, कितने क्षेत्र ऐसे जहाँ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिले? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र, 403 स्थल एक साथ विकसित हो रहे हैं और 403 स्थल जो पर्यटन के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इनका जब विकास हो जाएगा, एक पर्यटन स्थल पर औसत 10 से 12 लोगों को रोजगार विभिन्न माध्यमों से मिलता है। ये छोटे पर्यटन स्थल से, बड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े पर हजारों सैकड़ों मिल रहा है। इसको लेकर के हम आ गए हैं और इस पर काम कर रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र को यदि आप बात करेंगे तो विंध्यधाम, विंध्याचल देवी, विंध्यधाम के विकास की योजनाओं पर काम चल रहा है। उसके विंध्यवासिनी के परिक्रमा पथ को चौड़ीकरण का काम चल रहा है। लगभग पूर्णता की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में एक भव्य और दिव्य स्वरूप आपको मिलेगा मंदिर के साथ, वो भी ग्रामीण पर्यटन से। पर्यटन विभाग में तमाम संभावनाएं, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास धर्मार्थ और संस्कृति विभाग भी है। तो धर्मार्थ और संस्कृति विभाग में अभी तक आपने क्या क्या किया है? ये तीनों विभाग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आपको बताएं, अभी तक इसको अलग अलग रखा गया, लेकिन आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में ये तीनों विभाग मिलकर के इस रचना को खड़ा कर रहे हैं। धर्मार्थ कार्य विभाग जो काशी विश्वनाथ धाम का काम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह विश्वनाथ धाम का काम धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा चल रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग ने अभी एक बहुत अद्भुत काम किया। धर्मार्थ कार्य विभाग ने गाजियाबाद में, कभी जाइए, हो आइए, एक बड़ा मानसरोवर भवन का निर्माण किया है, एक अद्भुत। अभी आदरणीय योगी जी ने कुछ दिन पहले ही उसका लोकार्पण किया। संस्कृति विभाग द्वारा, संस्कृति विभाग जो है, अभी तक संस्कृति विभाग आदरणीय योगी जी के पूर्व
एक नेग्लेक्टेड विभाग कह लीजिए या किसी तरह से एक विभाग बस था, कोई काम नहीं होता। संस्कृति में अभी मैंने आप जो शुरू में बताया कि हमारी संस्कृति बहुत रिच है, संस्कार गीत ऐसे करके इन हमारे पास संस्कृति विभाग की वेबसाइट तक नहीं थी भैया। आज वेबसाइट तो है ही, हम उसमें कोरोना काल में सर्वाधिक काम संस्कृति विभाग ने किया। ऑनलाइन ऐसे कलाकारों को, ऐसे साहित्यकारों को जोड़ करके विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठियाँ, कथक के नृत्य, संगीत, गीत, गवनई सब किया, उसके वीडियो बनाए। और अभी संस्कार गीत, त्यौहार गीत, ऋतु गीत, इसको लेकर के, चूंकि हमारी परंपराएं हैं, टूट जाएंगी, लोग भूलते जाएंगे। हमारे बच्चे जानते नहीं कि सोहर क्या होता है, वो नहीं जानते। मातृपूजा घरों में खत्म हो रही है, तो मातृपूजा, ये सभी चीज़ों को लेकर के हमने एक प्रतियोगिता कराई, उसका भी वीडियो तैयार कर लिया। एक साथ हमने 150 लोगों को पुरस्कार दिया, एक साथ दिया, मतलब 2009 से 2019 के सभी लोगों को दे दिया पुरस्कार। जो अभी आप पुरस्कार की बात किए, वो भी संस्कृति विभाग का ही काम है, उसको लेकर के हम लोग आ रहे हैं। संस्कृति नीति संस्कृति विभाग का ही काम है। हमारे जो संग्रहालय निदेशालय है, संग्रहालय निदेशालय भी लगातार काम कर रहा है। संस्कृति विभाग ने पिछला बार उत्तर प्रदेश दिवस कराया, इस बार भी उत्तर प्रदेश दिवस में को पार्टनर है। संस्कृति विभाग लगातार विभिन्न कार्यों को कर रहा है। दीपोत्सव में संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग दोनों को पार्टनर हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया लगातार। संस्कृति विभाग, आज आप कह सकते हैं कि संस्कृति विभाग काम कर रहा है अपने अपने जो भी, चाहे हमारे संगीत नाटक अकेडमी हो, कथक केंद्र हो, बौद्ध केंद्र हो, जैन केंद्र हो, ये जितने भी हमारे 13 केंद्र हैं विभिन्न प्रकार के, सभी केंद्र अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इसे कितना लगता है आपको पर्यटन और बढ़ेगा? निश्चित तौर बढ़ेगा। देखिए, नोएडा को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल गई। उस कनेक्टिविटी से पहले तो फिल्म सिटी जो है एक बहुत बड़ा केंद्र रोजगार का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में जो फिल्म सिटी बन रही, अभी भी जो फिल्मों की शूटिंग होती थी, नेचुरल जो स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, हेरिटेज के स्थल हैं, उसको प्राप्त करने के लिए लोग यूपी में आते थे। गंगा का घाट, इतनी बड़ी श्रृंखला काशी में, पूरे विश्व में नहीं है भैया, 84 घाटों की श्रृंखला पूरे विश्व में एक साथ कहीं नहीं है। इस तरह के जब ये लोग आएंगे तो हमारे पर्यटन स्थलों को देखेंगे, देख करके जाएंगे, चर्चा करेंगे। एक तो खुद आएंगे, वहाँ रोजगार सृजन करेंगे और लोगों को बताएंगे, वो लोग भी आएंगे। मंत्री जी, 3 विभाग आपके पास हैं, अगर हम 5 उपलब्धियों की बात करें आप इस कार्यकाल की, तो किन किन उपलब्धियों को गिनाना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे पहली उपलब्धि, जो सबसे बड़ी उपलब्धि कि पर्यटन को एक उद्योग के रूप में आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग स्थापित करने में सफल हो गए। दूसरी चीज, आज पर्यटन विभाग फक्र से कहता है कि हम भारत के नंबर एक नंबर के डोमेस्टिक टूरिस्टों के डेस्टिनेशन के रूप में मेरी पहचान हो गई। विश्वनाथ धाम अपने आप में अद्भुत चीज है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। और हम संस्कृति नीति जिसको लॉन्च कर रहे हैं, आज तक किसी ने सोचा नहीं, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से काम है, एक दो काम नहीं है। यदि गिनाने की परंपरा शुरू होगी, चाहे अयोध्या धाम का काम हो, चाहे वृंदावन का काम हो, आगरा का शिवाजी म्यूजियम हो, नैमिषारण्य का काम हो, प्रयाग का कुंभ हो, प्रयाग का विकास हो, ये सभी चीज़ें जो हैं अनगिनत हैं। आप सूचना मंत्री भी रहे हैं इससे पहले, तो पत्रकारों के लिए ऐसी कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं आपने चलाई जिसके पत्रकारों, हालांकि पत्रकारों का शिकायत रही है कि मंत्री जी ने उतना नहीं किया जितना वादा किया था? ऐसा नहीं है, पत्रकारों के लिए बहुत से काम किए गए। और पहली बात तो पत्रकारों को मैंने सम्मान, बहुत उनको सम्मान प्राप्त हुआ। पत्रकारों को डिजिटलाइज करने के लिए, उनको सोशल मीडिया से फ्रेंडली होने के लिए वर्कशॉप भी चलाया। पत्रकारों का जो सम्मान था वह कुछ ऐसे लोगों के कारण गिर गया था जो कि बाहर के लोग आकर के जुड़ गए थे, जो पत्रकार नहीं थे। मैंने पुनः पंजीकरण करके, संशोधित करके, जो वास्तविक पत्रकार हैं, सम्मानित लोग हैं, उनको किया। ऐसे जो किसी पार्टी के नेता थे, सपा के, बसपा के नेता थे, उनको मैंने हटाया, उनको सम्मान दिया। एक अहम सवाल कि जो कोरोना वैक्सीन के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगी, उस पर समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन आया कि किसी विशेष पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगाएं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 शब्द है। यह तो मतलब कि कभी कभी तो आंतरिक रूप से भयंकर रोष आता है, आंतरिक रूप से कुछ इतना भावावेश से पूर्ण रोष आता है
कि जिसका हम लोग प्रकटीकरण सामाजिक जीवन में रहने के कारण नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि यह नासमझी कह लीजिए या समाज जीवन से दूरी होने के कारण यह अखिलेश जी ने यह बात कही, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इससे वैज्ञानिकों का भी अपमान हुआ। साथ ही साथ उनके द्वारा जो ये शब्द कहा गया, इससे यह राष्ट्रद्रोह के परिवेश में आएगा। पर्यटन विभाग में भ्रष्टाचार के काफ़ी मामले आते रहे हैं, पिछली सरकारों में आते रहे हैं। ये कहा जाता है कि पर्यटन विभाग एक ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा है, काम नहीं होते हैं, सिर्फ कागजों पर दिखाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे मामले आपने चिन्हित किए या उन पर कार्रवाई की? देखिए, ये सब विषय बताने के तो नहीं हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ जरूर कह सकता हूँ कि पिछली सरकार में क्या हुए मैं नहीं जानता, इस पर बहुत चर्चा नहीं करूँगा और मेरे पास है जानकारी भी है, लेकिन मैं अपनी सरकार की बात जानता हूँ। अपनी सरकार की बात जानता हूँ। 2017 से अब तक की जो सरकार है जिसने काम किया, इस सरकार में 222 पर्यटन योजनाओं का हम लोगों ने लोकार्पण किया है। चित्रकूट में रोपवे चल रहा है, लोकार्पित हो गया। ऐसे सभी कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का है भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार और अपराध, ये दो चीज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी सीमा तक कोई भी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करने में कभी भी हिचकते नहीं हैं। एक अंतिम सवाल, जीवन में आपने काफ़ी राजनीति, प्रोफेशन में वकालत, तमाम ऊंचाइयों को आपने छुआ, नीचे स्तर पे भी आपने काम किया। कुछ जीवन का ऐसा अनुभव जिसमें ऐसा कोई क्षण आया हो जब आपको बहुत खुशी हुई हो, और कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा कि जीवन व्यर्थ है, यानी कि बहुत ही दुख हुआ हो? मैं तो एक श्लोक बताऊंगा और एक चौपाई बताऊंगा। दोनों चीज़ों को आप लोग जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देह माध्यम, ये बड़ा श्लोक है, मैं तो एक लाइन कहता हूँ। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य का जो शरीर है यह मिलना बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये चीज़ें कही तुलसीदास जी ने। तो यह चीज़, यह मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। व्हाट एवर आई कैन डू वी शुड डू। दूसरी चीज, प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए। बस इतना मेरा कहना है, प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए। और जब जीना सीख लेंगे आप, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कभी कोई दुख नहीं आएगा। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी काम को रुचि से करेंगे तो कभी आपको थकान नहीं आएगी, हमेशा आनंद मिलेगा। तो इसलिए मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कभी डिप्रेस हुआ, कभी या मतलब कि कभी दुखी हुआ। एक सवाल आपके बारे में, जब कोई व्यक्ति राजनीति में होता है तो विपक्ष के लोग तो उसमें कमियां निकालते हैं, लेकिन साथ में जिस पार्टी में वो काम करता है उसमें भी एक वर्ग ऐसा होता है जो उसके विरोधी होता है, मानसिक विरोधी जिसको कहते हैं, राजनीतिक विरोधी होता है। वो भी व्यक्ति पे आरोप लगा देता है। तो आपकी पार्टी में भी एक वर्ग ऐसा है जो आप पे एक आरोप लगाता है। उसका कहना है कि बनारस जो है हंसी मजाक ठिठोली का शहर है, लोग बड़े मस्ती रहते हैं पूरी तरीके से। लेकिन नीलकंठ तिवारी जी मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराते नहीं हैं, मुस्कान रहती नहीं है, खुल के हंसते नहीं हैं, एक एरोगेंट होने का आप पे आरोप लगाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर में इस आरोप के पीछे क्या कारण है? क्या ये वास्तविकता है या लोग वैसे ही आरोप लगाते हैं? चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम लगता है चमन से बेवफाई का। एक पुरानी कहावत है। और देखिए, मनुष्य का अलग अलग विषय है, हंसी के विषय पर हंसा जाता है। बनारसी अक्खड़पन के कई रूप हैं। देखिए, बनारस में आप ऐसे विषय छेड़े हैं कि जब चर्चा होगी तो बहुत, बनारस में प्रत्येक व्यक्ति गुरु है, अब प्रत्येक व्यक्ति राजा है। लेकिन आप कोई मजाक मत समझिए, ये दर्शन है काशी का। अब गुरु क्यों है कि आज शंकराचार्य जब सभी लोगों को पराजित करने के बाद गए वही ललिता घाट पर, जहाँ विश्वनाथ धाम का गेट बन रहा है, वहाँ गंगा जी स्नान किए। स्नान करके जब ऊपर चढ़ रहे थे तो एक चंडाल झाड़ू लगा रहा था, तो उसको उन्होंने कहा कि किनारे हट जाओ। तो उसने कहा क्यों भैया? कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं। कहते ये तो कहते हैं कि अद्वैतवाद है भाई, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान व्याप्त है, तो मुझे क्यों हटा रहे हो? जब ये बात कहा तो आंख बंद किए शंकराचार्य, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर साक्षात रूप से झाड़ू लगा रहे हैं वहां पर।
साष्टांग दंडवत हो गए। इसलिए भाव आया कि हमारे यहाँ स्वीपर भी गुरु है काशी में। काशी अद्भुत है, काशी में सबके भाव, सबके रूप, सबके चरित्र, सबके विचार आपको अलग अलग मिलेंगे। सब मस्त मौला हैं, सबके अलग भाव हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से एक साथ जीते हैं, क्योंकि काशी जीवंत नगरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। तिवारी जी का कहना है कि पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग में निरंतर काम हो रहा है। प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सारा